स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यहाँ हम एसएससी जीडी, अग्निवीर, पुलिस कांस्टेबल और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए जीके जीएस को पढ़ेंगे। इनमें 30 प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। आज का प्रश्न है पहला कि तीन ओर जल से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। तो ये पहला प्रश्न है। ऑप्शन ए तट, ऑप्शन बी द्वीप, ऑप्शन सी प्रायद्वीप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा उत्तर होगा सही, बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी। कौन होगा? तीन ओर जल से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर प्रायद्वीप हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा चित्र से हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए तो पूरा स्थल है, स्थल, और इस प्रकार से ये भूमि का भाग है, ये है भूमि है, और इधर पानी है, इधर जल है। इस प्रकार से जल इधर चारों तरफ, तीनों तरफ, इधर ये तीनों तरफ क्या है? पानी, तीनों तरफ जल है, और बीच में भूमि का भाग है, तो इसको हम प्रायद्वीप बोल सकते हैं। प्रायद्वीप, ठीक है। और मान लीजिए इस प्रकार ये भूमि है, ये है भूमि, और इसके चारों तरफ पानी है, इसके चारों तरफ पानी है, तो इसको हम द्वीप बोल सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। प्रश्न संख्या 2 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी हिमालय, और ऑप्शन डी सतपुरा। तो इन चार विकल्प में से कौन सा सही उत्तर होगा, बताइए दोस्तों। देखिए, भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है। अरावली है ये, और ये भारत के सबसे पुरानी होने के साथ साथ विश्व के भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्या? विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ये शिवालिक है। ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी हिमालय, और ऑप्शन डी त्रिकुट। तो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग क्या कहा जाता है, ये बता रहा है। देखिए इस प्रकार, से हमारा कुछ हिमालय दिखाई पड़ता है, इसको हम महान हिमालय बोलते हैं। महान हिमालय, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मध्य हिमालय, और इसको हम दक्षिणी हिमालय, क्योंकि यह सबसे दक्षिण में स्थित है, दक्षिणी हिमालय। और दक्षिणी हिमालय को ही क्या कहते हैं? शिवालिक।
दक्षिणी हिमालय को ही शिवालिक के भी नाम से जानते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर जो होगा वो शिवालिक हो जाएगा। ऑप्शन ए शिवालिक सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सी है, ये आपको बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो ये आपको बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। और यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यह जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? जो पानी है उसको रोगाणु से मुक्त करने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा क्लोरीन। क्लोरीन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में जल का परिवहन होता है, पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए जाइलम द्वारा, ऑप्शन बी फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन सी तना द्वारा, ऑप्शन डी पुष्पों के द्वारा। तो जो पौधे में जल का परिवहन होता है वो किस माध्यम से होता है या किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो जाइलम होगा। ऑप्शन ए जाइलम, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर प्रश्न संख्या 7 को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? मतलब ये जो 4 विकल्प है, ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी न्यू गिनी और ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। तो इनमें से कौन सा ऐसा द्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है? ठीक है, तो इसको बताइए आप लोग कौन सा सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप ऑप्शन नंबर बी यही है अरब सागर में स्थित भारत का द्वीप समूह। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये भारत का दक्षिणी भाग है, ऐसे इस प्रकार भारत का दक्षिणी भाग है और इधर अरब सागर है, अरब सागर, अरब सागर है इस प्रकार। ये सब जल है, जल है इस प्रकार। और इधर बंगाल की खाड़ी है। इसको चित्र से समझ लेते हैं जिससे हमें हमेशा ध्यान रहेगा। यह है क्या? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो इधर इस प्रकार से ये जो छोटे छोटे द्वीप समूह है इसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर है, यानी कि इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ। और अरब सागर के भी पास में ऐसे ऐसे छोटे छोटे द्वीप के रूप में छोटे छोटे 36 द्वीप समूह हैं। इन्हीं को मिलाकर लक्षद्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो समझ गए, इसका सही उत्तर जो होगा लक्षद्वीप हो जाएगा। ये अरब सागर में स्थित है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है? प्रश्न संख्या 8 को बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक जो एसिड है वो प्रचुरता से पाया जाता है? कौन सा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 8 का बताइए। ऑप्शन ए है दही, ऑप्शन बी सिरका, और ऑप्शन सी है केला, और डी है नींबू। साइट्रिक एसिड को आपको बताना है कि साइट्रिक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है, कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, साइट्रिक एसिड जो है उसका सही उत्तर होगा नींबू। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। बाकी सिरका की बात करें तो इसमें जो होता है अम्ल वो होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। अम्ल को ही इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। एसिड इंग्लिश में होता है अम्ल का। ठीक है, चलिए फिर प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कावेरी, और ऑप्शन डी है गोदावरी। तो इन 4 विकल्प में से कौन सा सही उत्तर होगा जो अरब सागर में गिरती है? बताइए कौन सा होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो नर्मदा है ना, यही पश्चिम की तरफ बहती है और खंबात की खाड़ी में एस्चुरी का निर्माण करती है और अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी हम महानदी की बात करें तो ये दंडकारण्य पठार से निकलती है। दंडकारण्य पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करते हुए गिर जाती है। तो ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। कावेरी की बात करें तो यह ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ब्रह्मगिरी, या इसी को पुष्पगिरी भी कहते हैं। पुष्पगिरी, ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी से निकलती है और यह भी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में ही जाके गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल लिख सकते हैं। और गोदावरी की बात करें तो यह त्रियंबक पठार से निकलती है। त्रियंबक पठार महाराष्ट्र से, और यह भी बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिर जाती है। और गोदावरी के किनारे एक प्रमुख शहर स्थित है जिसे हम लोग नासिक कहते हैं। नासिक में कुंभ का मेला भी लगता है जो प्रत्येक 12 वर्ष पर लगाया जाता है। तो ये नासिक भी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, प्रमुख शहर है। तो प्रश्न संख्या 9 को समझ लिए। चलिए प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 10 है वो किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है, मतलब वो कौन सा अम्ल है जिसकी वजह से दूध में खट्टापन पैदा हो जाता है। ऑप्शन ए टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी ब्यूटरिक अम्ल, और ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो इन 4 विकल्प में से कौन सा सही उत्तर होगा आपको बताना है। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर बी नंबर होगा, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल को ध्यान में रखिएगा। और अभी हम लोग को जाना कि जो एसिटिक अम्ल है वो सिरका में पाया जाता है। सिरका, किसमें? सिरका में। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहते हैं? यहाँ पे भारी कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहते हैं? जो भारी जल है वो किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बर्फ, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, तो शॉर्टकट में D2O भी कहते हैं, संकेत है इसका। सी आसुत जल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? इन 4 विकल्प में से बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो दोस्तों ये होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। क्लियर?
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस या इसको हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस, तो वो कौन है बताना है। ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑप्शन डी नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। लाफिंग गैस कौन है ये आपको बताना है दोस्तों। बताइए आराम से कौन सा होगा सही उत्तर। दोस्तों जो लाफिंग गैस है ना वो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ताप की मापने की इकाई क्या है। ताप की जो मापने की इकाई है वो क्या है। ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी तापक्रम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही उत्तर होगा। ताप की जो मापने की इकाई है वो क्या होती है आपको बताना है। दोस्तों जो ताप की मापने की इकाई होती है वो सेल्सियस होती है। सेल्सियस में हम ताप को मापते हैं, सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा आपका। ठीक है, कैलोरी ये ऊर्जा का है, ऊर्जा का। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 हमारे सामने है और यह है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर, जो भूमध्य सागर है उसको लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है वो कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए पनामा नहर, ऑप्शन बी स्वेज नहर, ऑप्शन सी इंग्लिश चैनल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चार विकल्प में से कौन सा सही उत्तर होगा बताइए दोस्तों। पनामा नहर होगा कि स्वेज नहर होगा या इंग्लिश चैनल होगा, कौन होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा कोई और होगा, तो ये बताना है आपको। तो दोस्तों जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है वह है स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो जो गौतम बुद्ध थे वो प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बोधगया, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ और ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर होगा बताइए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो दोस्तों उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और गौतम बुद्ध को आप जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक। ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी। और कुशीनगर भी इनसे संबंधित है, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी जिसे बौद्ध भाषा में महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। बौद्ध भाषा में क्या, महापरिनिर्वाण। तो इनको महापरिनिर्वाण कहाँ हुई थी, कुशीनगर में, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। और इनका जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। तो आज आगे की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी द हेग में और ऑप्शन डी काठमांडू में। तीन चार विकल्प में से कौन सा सही उत्तर होगा बताइए दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जिनेवा। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। ठीक है। और जो द हेग है ना वो पड़ता है नीदरलैंड में, नीदरलैंड। और द हेग क्यों महत्वपूर्ण है ये भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। ठीक है। न्यूयॉर्क यूएसए में है और हडसन नदी के किनारे है। हडसन नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 17 है वो है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन बी जे.एल. बेयर, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज और ऑप्शन डी मार्कोनी। तो जो रेडियो के आविष्कारक थे वो कौन थे आपको बताना है। इन 4 विकल्प में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, बताइए दोस्तों। जो रेडियो के आविष्कारक थे वो थे मार्कोनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है। और चार्ल्स बेबेज के विषय में हम जानने की कोशिश करें तो हमको प्राप्त होता है कि ये जो थे वो कंप्यूटर के आविष्कारक थे। कंप्यूटर के आविष्कारक और जे.एल. बेयर टेलीविजन के आविष्कारक थे। ओके। और थॉमस अल्वा एडिसन जो थे वो बल्ब के आविष्कारक। तो यहाँ तक क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 18 कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जो सोयाबीन होता है जिसमें अधिक प्रोटीन पाया जाता है वो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो वो ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी पंजाब में और ऑप्शन डी हरियाणा में। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इन 4 विकल्प में से, बताइए आप लोग। जो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन है वो किस राज्य में होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक किस चीज़ का उत्पादन होता है? बिहार में सबसे अधिक, तो याद रखिएगा, लीची का उत्पादन होता है बिहार में सबसे अधिक। ओके, क्लियर यहाँ तक। तो प्रश्न संख्या 19 हमारे सामने है और ये कह रहा है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था प्रथम बार वो किस जगह पे हुआ था ये आपको बताना है। और ऑप्शन ए है टोक्यो, ऑप्शन बी वियना में, ऑप्शन डी रियो डी जेनेरो में और ऑप्शन डी है जिनेवा में। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? इन 4 में से कौन सही उत्तर हो जाएगा? पहला पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरो में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो हो गया। और टोक्यो जापान का है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों, जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो मनाया जाता है कब? ऑप्शन ए 22 मार्च को, ऑप्शन बी 11 जुलाई को, ऑप्शन सी 21 जुलाई को और ऑप्शन डी 1 जून को। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? प्रश्न संख्या जो 20 है वो कौन सा इसका सही उत्तर होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा विश्व जनसंख्या दिवस वो 11 जुलाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और 22 मार्च की बात करें हम लोग, इसमें थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। 22 मार्च को तो ये जल दिवस के रूप में जाना जाता है, जल दिवस।
यदि हम क्वेश्चन करते हैं तो साथ में जो ऑप्शन होता है उसकी भी विशेषता को जान लेते हैं, ताकि इससे हमारा प्रश्न अधिक से अधिक संख्या में सही हो। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? भारत में जो थे वो गुलाम वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कैकुबाद और डी आराम शाह। तो ये कौन सा होगा सही उत्तर, बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा होगा इसका सही उत्तर? इसको देखिए, आप लोग बताइए। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था, इसको देख लीजिए। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है। कैनबरा, कैनबरा। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो इसको सोच लिए होंगे, भारत में जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी? मतलब ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन, और ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्या इनमें से कोई ऐसा है जो 1919 में घटी थी? ये बताइए दोस्तों, 1919 की प्रमुख घटना इनमें से कौन सी है? तो आप सभी जानते होंगे, पता ही होगा कि ऑप्शन सी जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड, या 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, कहाँ? अमृतसर में घटी थी यह। तो ध्यान रखिएगा, यह है 1919 की प्रमुख घटना। इसके आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 है यह। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी एलन एक्टोबियन ह्यूम, और ऑप्शन सी है माइकल बीम, और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो थे, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर, ऑप्शन बी एलन एक्टोबियन ह्यूम। इन्हें हम AO ह्यूम भी कहते हैं। तो इनका हाफ नाम कभी कभी, अधिकांश जगह पे हाफ ही नाम रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। वो AO ह्यूम। और जो INC के प्रथम अध्यक्ष थे ना, वो कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। INC का प्रथम अध्यक्ष, INC का प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होता है इसका हिंदी। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए फिर, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी एक प्रमुख पुस्तक है, इसका लेखक आपको बताना है। ऑप्शन ए कलहन, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी पाणिनि, और ऑप्शन डी विशाखदत्त। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा उत्तर? 4 ऑप्शन में से राजतरंगिणी के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, राजतरंगिणी में तो कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? कश्मीर, कश्मीर के विषय में जानकारी मिलती है। और इसके जो लेखक है वो कलहन है, कलहन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा।
और फिरदौसी की बात करें तो फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था, शाहनामा। क्या लिखा था? शाहनामा लिखा था। और पाणिनि की प्रमुख रचना है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। और विशाख दत्त की बात करें तो मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। ओके, क्लियर यहाँ तक? चलिए फिर प्रश्न संख्या 25 की तरफ चलते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने बात किया शाहनामा के लेखक कौन है। शाहनामा, शाहनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कलहन, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी पाणिनि और ऑप्शन डी विक्रम सेठ। तो 25 नंबर का उत्तर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। शाहनामा के जो लेखक है वो कौन है? जो तो शाहनामा के लेखक हम लोग अभी पढ़ा वो है फिरदौसी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी को ध्यान रखिएगा, शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। और कलहन राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, तरंगिणी, राजतरंगिणी। ओके, पाणिनि का बात हम लोग किया अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। ओके, क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। प्रश्न संख्या जो 26 है वो है कि उत्तरी ध्रुव पर, कहाँ? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? मतलब कि जो उत्तरी ध्रुव है वहां पर पहुंचने वाले प्रथम मानव कौन थे? इस प्रकार से हमारी पृथ्वी है और इनके बीचों बीच 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोल देते हैं। 3 नाम है। 0 डिग्री रेखा कह सकते हैं, इसको ही भूमध्य रेखा कह सकते हैं, इसको ही विषुवत रेखा कह सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। और इसके ऊपर इधर उत्तर की तरफ ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। और उत्तर की तरफ यहाँ पे है उत्तरी ध्रुव, उधर बोलते हैं ऐसे, इधर दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर जो पहुँचने वाले प्रथम मानव थे वही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए एमंडसन, ऑप्शन नंबर बी जुनको तेवई, ऑप्शन सी है रॉबर्ट पियरी और ऑप्शन डी है यूरी गागरिन। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा बताइए। इन 4 में से उत्तरी ध्रुव पर जो पहुंचने वाले थे वो कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर रॉबर्ट पियरी हो जाएगा, ऑप्शन सी रॉबर्ट पियरी। और वहीं दक्षिणी ध्रुव की बात की जाए तो दक्षिणी ध्रुव पर जो पहुंचने वाले थे वो एमंडसन थे, एमंडसन, एमंडसन, एमंडसन। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते हैं कि ये गांधी जी द्वारा चलाया गया था और कब चलाया गया था ये बताना है। ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी है 1942 और ऑप्शन सी 1941 और ऑप्शन डी 1941 और ऑप्शन डी 1943। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? तो दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था वो 1942। ओके, कंफर्म 1942 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे की तरफ चलते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म, जो भगवान बुद्ध थे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कौशल। 3-4 ऑप्शन में से कौन सा होगा सही उत्तर? बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हम जान ले, ऑप्शन नंबर ए होगा। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कपिल वस्तु के पास में है, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के पास में है। और लुम्बिनी से आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, कभी कभी बन जाता है ऐसा प्रश्न कि जो लुम्बिनी है वो वर्तमान में कहाँ पे है।
तो दोस्तों उस समय तो हम जानते हैं कि नेपाल भारत में ही था, लेकिन अब अलग हो चुका है। तो लुम्बिनी जो है वर्तमान में नेपाल में है, नेपाल में है अब। ओके। और कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पे भगवान जो बुद्ध थे उनका मृत्यु हुआ था। मृत्यु को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण। ओके, महापरिनिर्वाण। तो यहाँ तक तो समझ गए दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 29, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है इसका शाब्दिक अर्थ हड़प्पा है, या फिर बी नंबर मेसोपोटामिया, या सी नंबर मृतकों का टीला, या डी मिस्र। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है वो आपको बताना है। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, हड़प्पा सभ्यता का ये एक स्थल है जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसी जगह का यह प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या है ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर सी। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो अगर नदी पूछा जाए, नदी, तो वो था सिंधु। और हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे। और सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल था लोथल। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल के किनारे कौन सी नदी थी ये हमेशा पूछा जाता है। तो लोथल की बात करें तो इसके किनारे ये भोगवा नदी के किनारे थी। कौन नदी। भोगवा नदी, वर्तमान में गुजरात में है। लोथल वर्तमान में गुजरात में है। तो हो गया यहाँ तक। चलिए फिर प्रश्न संख्या 30 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, इसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, और ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इन 4 नदियों में से किस नदी के ऊपर नागार्जुन सागर बांध है। किस नदी पर है नागार्जुन सागर बांध ये बताइए दोस्तों। तो दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है वो है कृष्णा नदी पर। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे राइट। कृष्णा नदी पर यहाँ पे एक और बांध है, इसको ध्यान में रखिएगा, श्री सैलम बांध। कौन बांध। श्री सैलम बांध। ठीक है। कृष्णा नदी पर एक तो नागार्जुन सागर बांध है और दूसरा जो है वो श्री सैलम बांध है। महानदी की उद्गम कहाँ से होती है ध्यान रखिएगा, दंडकारण्य पठार से। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में है, दंडकारण्य पठार। और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करते हुए गिर जाती है। ओके। कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो ब्रह्मगिरी पर्वत कहते हैं। ब्रह्मगिरी, इसी का नाम पुष्पगिरी भी है, ध्यान रखिएगा। और यह भी कहाँ बंगाल की खाड़ी में ही डेल्टा का निर्माण करते हुए गिर जाती है। गोदावरी नदी भी, इसका भी उद्गम त्रियंबक पठार से, महाराष्ट्र में त्रियंबक पठार से निकलती है। और अब ये भी कहाँ बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिर जाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। पूरब के तरफ गिरने वाली सभी डेल्टा का निर्माण करती है और पश्चिम की तरफ गिरने वाली एस्चुरी का निर्माण करती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा।
कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है वो महाबलेश्वर है और महाबलेश्वर में राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमने विस्तार से प्रश्न संख्या 30 को समझ लिया। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को एक्सीलेंट गाइड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका अगर PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम पे आपको डेली नॉलेज टेस्ट लिया जाता है, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं, डेली टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।